तो गाइस यहाँ पे अब ऐसे ही पेज को आप थोड़ा सा अपने फोन को टिल्ट कर लीजिए, आगे यहीं पे देख लेते हैं, एक पेज की बात है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये इन्हें कहा, इसमें लिखा हमने अभी क्या देखा, हमने देखा कि ऐसा हुआ, कहानी क्या हुई, क्या हुई, कहानी क्या हुई गाइस, एक मिनट दोस्तों। काम नहीं कर रहा दोस्तों। हाँ, तो हमने देखा राज्य में और क्या है ना, दिल्ली में सेम सरकार आ गई। तो हमें लगा अब भैया ऐसा हो सकता है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाए। ठीक है, अब देखिए कहानी क्या कहती है। किंतु धीरे धीरे ये स्पष्ट होता है कि जो केंद्र सरकार है ना, इस संबंध में गंभीर नहीं है, मतलब ऐसा बनाना नहीं चाहती शायद दिल्ली को। अच्छा, जब स्पष्ट हो गया कि दिल्ली जो है पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा दिल्ली को, ठीक है, तो दिल्ली की जो उस वक्त की जो मुख्यमंत्री थी यानी कि शीला दीक्षित, उन्होंने केंद्र सरकार से क्या कहा, उन्होंने कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली सरकार के अधीन कर दिया जाए। एक बात, ठीक है, ताकि भूमि से संबंधित मामले जो है दिल्ली सरकार के नियंत्रण में आ जाए। एक बात, दूसरी उन्होंने क्या कहा कि जो दिल्ली पुलिस है ना, उसका पुनर्गठन किया जाए, यातायात व थानों पर पुलिस दिल्ली सरकार के अधीन कर दी जाए। जबकि उन्होंने कहा कि बाकी तो दिल्ली सरकार के अधीन कर दी जाए, बाकी जो वीआईपी सुरक्षा है ये आप केंद्र के पास रखिए, मतलब ये अधिकारी या विषय केंद्र के पास रखिए। लेकिन जो केंद्र सरकार थी उनकी मांगों पर उन्होंने ज्यादा खास ध्यान दिया नहीं। अच्छा, वर्तमान में दिल्ली के शासन मोटे तौर पे जो है गृह मंत्रालय, इंपॉर्टेंट बात, गृह मंत्रालय के एक आदेश के तहत चलता है, जिसे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का सरकार की कामकाज की नियमावली 1993 कहा जाता है। ठीक है, गृह मंत्रालय के अंतर्गत चल रहा है शासन दिल्ली का। ठीक है, तो इस नियमावली के तहत अब देखिए क्या क्या है जो दिल्ली सरकार के नाम पे तो है, लेकिन मतलब नियंत्रण जो है पूरी तरह से केंद्र पर है, केंद्र के पास है। देखिए इस नियमावली के तहत क्या है, दिल्ली सरकार की शक्तियां काफी सीमित यानी कि कम कर दी गई, लिमिटेड कर दी गई। जैसे इसने कहा कि नियम 55 में कहा गया कि दिल्ली विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने वाले जो महत्वपूर्ण विधायी प्रस्ताव हैं, पहले वो केंद्र सरकार के पास जाएंगे, उनसे अनुमति मिलेगी, फिर आप अपनी विधानसभा में उसे प्रस्तुत करो। ठीक है, इसके अलावा कि दिल्ली के जो मुख्य सचिव हैं, गृह सचिव हैं, भूमि सचिव हैं, इनकी नियुक्ति केंद्र सरकार की सलाह पे होगी। दिल्ली की शांति सौहार्द, कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यकों को प्रभावित करने वाले जो भी निर्णय हैं वो केंद्र सरकार से सलाह लेने पर ही होंगे। ठीक है, इस नियमावली का व्यवहारिक परिणाम ये हुआ कि दिल्ली का शासन जो दिल्ली की जनता ने चुनी सरकार थी उसके द्वारा नहीं बल्कि नौकरशाही के अनुसार चलाया जा रहा है। आई होप इतनी सी बात समझ गए होंगे आप। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। अब लिखा है दिल्ली के लिए उपयुक्त प्रशासनिक ढांचा। देखिए देखिए केंद्र सरकार का तर्क है कि जिस प्रकार अमेरिका में वॉशिंगटन डीसी का शासन केंद्र सरकार के अधीन है, वैसे ही भारत सरकार को भी देश की जो राजधानी है उस पर अपना नियंत्रण बनाए रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया दिल्ली एक राज्य ऐसे बन जाए, क्योंकि दिल्ली जो है देश की राजधानी, तो इस पर जो है केंद्र सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। तो ये इसने का तर्क एक तरह से सही भी है। ये कल्पना करना कठिन नहीं है कि अगर दिल्ली की सरकार केंद्र सरकार के विरोधी राजनीतिक दल की हो तो केंद्र को अपने कार्य संचालन में व्यवहारिक दिक्कतें आ सकती हैं। मतलब इसने कहा कि अगर दिल्ली की सरकार अलग है, सपोज कांग्रेस की है, केंद्र में अलग सरकार है, अभी भी आप देख ही रहे हैं कि दिल्ली में आपका आम आदमी पार्टी है और केंद्र में आपका बीजेपी है, तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती है। किंतु यदि केंद्र की जरूरतों का ख्याल रखते हुए कुछ विकेंद्रीकरण किया जा सके तो उचित होगा। उदाहरण के लिए दिल्ली पुलिस के विभिन्न भाग बनाए जा सकते हैं, स्थानीय मुद्दे पर परिवहन जैसे विषय दिल्ली सरकार के अधीन किए जा सकते हैं, नई दिल्ली क्षेत्र को छोड़कर शेष दिल्ली के लिए भूमि जैसे विषय दिल्ली सरकार को दिए जा सकते हैं। नई दिल्ली क्षेत्र का नगर निगम अभी भी दिल्ली सरकार के नियंत्रण से प्राय बाहर है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, लिखा है सबसे बेहतर होगा कि दिल्ली सरकार एक प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन करे जिसमें प्रशासन के विशेषज्ञ नियुक्त किए जाएं। आयोग अन्य देशों के व्यवस्थाओं के विस्तृत अध्ययन के आधार पर सुझाव दे कि केंद्र व दिल्ली की सरकारों के तनाव की स्थिति से बचने हेतु दिल्ली सरकार को शेष राज्यों के समान कहां तक शक्तियों का हस्तांतरण किया जा सकता है। मतलब कितनी शक्ति दे दें कि केंद्र और दिल्ली में जो ना
वो ना हो, क्या बोलते हैं, टकराव ना हो। सभी राजनीतिक दल को चाहिए कि आयोग की सिफारिश का गंभीर अध्ययन करें और उपयुक्त अधिनियम पारित करें। हाँ, ऐसा होने वाला कुछ नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, संघ राज्य क्षेत्रों की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की तुलना से संबंधित तालिका देखिएगा इस। अब देखिए, इंपॉर्टेंट सा है, जरूर दो जगह पढ़ेंगे, ऐसे ही थोड़ा बहुत तो आ ही जाएगा। जैसे एक यूनियन टेरिटरी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसका जो कार्यपालिका है, ठीक है, कार्यपालिका का, तो हम यहाँ पे देखते हैं जो प्रशासक, उसको हम बोले हैं उपराज्यपाल हैं। इनके हाई कोर्ट की बात करें तो ये अपनी कलकत्ता हाई कोर्ट से काम चलाता है। चंडीगढ़ में क्या है, प्रशासक बोलते हैं या फिर हम मुख्य आयुक्त बोलते हैं। ठीक है, ये किस हाई कोर्ट से काम चला रहा है, अपना पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट से। दादर नागर हवेली दमन दीव की बात करें तो यहाँ प्रशासक होता है और मुंबई हाई कोर्ट से काम चला रहा है। दिल्ली की बात करें, इसकी अपनी विधानसभा है, यहाँ पे उपराज्यपाल है, मुख्यमंत्री है और क्या है, मंत्री परिषद भी है। इसका अपना हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट। लक्षद्वीप में प्रशासक होता है, ये केरल हाई कोर्ट से अपना काम चला रहा है। पुडुचेरी में विधानसभा है, इसका अपना उपराज्यपाल है, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद सब कुछ है। ठीक है, ये मद्रास हाई कोर्ट से अपना काम चला रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो अपनी विधानसभा है, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद है। जम्मू कश्मीर ये अपनी हाई कोर्ट है, इससे अपना काम चलाएगा। अब यहाँ पे लद्दाख की बात करें तो यहाँ पे क्या है, उपराज्यपाल है। और यहाँ पे ये इसको कौन सी हाई कोर्ट मिली है, तो जम्मू कश्मीर वाली मिली है। अब देखिए, गृह मंत्री की सलाहकार समितियां देखिए, संघीय क्षेत्रों यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लद्दाख, चंडीगढ़, दमन दीव, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, जहां विधायिका नहीं है वहां गृह मंत्री अभी कौन है, अमित शाह, तो इनकी सलाहकार समिति का फोरम है जिसे प्रशासक सलाहकार परिषद यानी कि एएसी कहा जाता है, कि बैठक की अध्यक्षता उस क्षेत्र का कौन करता है, प्रशासक करते हैं। ठीक है, जबकि इसने कहा कि HMC की बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। अच्छा, सांसद और स्थानीय निकायों के सदस्य इन समितियों के सदस्य होते हैं और समिति का कार्य संघीय क्षेत्रों के सामाजिक आर्थिक विकास से जुड़े मुद्दे पर विचार करने का होता है। ठीक है, चलिए ये पेज भी हो गया, आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों हम लोग। तो देखिए, अब यहाँ पे हम आ गए क्वेश्चन आंसर पे। ओहो, जरा से ये क्वेश्चन है, ये तो 6 क्वेश्चन है, इसमें पढ़ लेते हैं भैया। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा इस यहाँ पे, इसमें लिखा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, तो ये तो हो गया गलत। फिर संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, सही बात। राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को निकटवर्ती संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त कर सकता है, जो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रपति संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन को अपनी इच्छा से कोई पदनाम निर्दिष्ट कर सकता है, सही बात है। आंसर हो गया सी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हाईकोर्ट किसमें, कौन किससे काम चला रहा है, किस हाईकोर्ट से। अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें तो कलकत्ता हाईकोर्ट से, दमन दीव की बात करें तो बंबई हाईकोर्ट से, लक्षद्वीप की बात करें तो गाइस ये मद्रास हाईकोर्ट से काम चला रहा है, नहीं सॉरी, ये केरल हाई कोर्ट से काम चला है। पुडुचेरी की बात करें तो ये मद्रास हाई कोर्ट से काम चला रहा है। अब निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन बताइए। ठीक है, दिल्ली के प्रशासक को उपराज्यपाल कहा जाता है, ठीक है, सही बात है। हमें बताना है कौन सा गलत है। ठीक है, अब दिल्ली और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, तो नहीं गई, ये गलत। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। दिल्ली विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण नहीं है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि दिल्ली में ST है ही नहीं। ठीक है, फिर इसमें लिखा दिल्ली विधानसभा लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर राज्य सूची में शामिल सभी विषयों पर जो है विधि यानी कि कानून बना सकती है, सही बात। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया, तो गई 69वां संविधान संशोधन। ठीक है, कब आता है, 1991। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, संघ राज्य क्षेत्रों में अध्यादेश जारी करने के संबंध में सत्य कथन बताइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सत्य कथन बताइए, कैसे बताएं। इसने कहा आर्टिकल 239 का राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ठीक है, तो सही बात, प्रशासक
जो है आपका राष्ट्रपति के निर्देश पर ही अध्यादेश जारी करता है। बिल्कुल सही बात। राष्ट्रपति के निर्देश पर प्रशासक किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। सही बात। विधानमंडल के निलंबन की स्थिति में अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। सही बात। यानी सारे ही सही हैं। आगे बढ़ते हैं। संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त करता है। ठीक है, ये हो गई गलत बात। ठीक है, कौन करता है भैया? प्रेसिडेंट करता है। वित्त आयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा गठित किया जाता है। तो सही बात। तो इसमें दूसरा सही है, मतलब ये सही है खाली। तो गाइस अब देखिए, ये तो हो गया हमारा पूरा चैप्टर। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए आए हैं, IAS में आए हैं कुछ क्वेश्चंस हैं। ये मेंस के क्वेश्चन है, तो मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए अगर हम बात करें तो। ठीक है, हालांकि ये बुक जो है वो यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए है। हालांकि आपको एक आइडिया लग जाता है क्वेश्चन पढ़ के कि क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं। चलो आगे देखिए, अब जो नेक्स्ट हम चैप्टर पढ़ेंगे वो है कुछ राज्यों के लिए विशेष उपबंध, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के राज्य हो गए या और भी कोई। तो ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। घटना चक्र की वीडियोस देखनी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी इंडियन ज्योग्राफी जो आपकी दृष्टि IAS की है वो मैं करवा चुकी हूँ, उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोग शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, अगर कोई घटना चक्र पढ़ना चाहता है। क्यों? क्योंकि यूपीपीसीएस का एग्जाम आ रहा है और आप जानते हैं यूपीपीसीएस के लिए मुझे लगता है घटना चक्र से इंपॉर्टेंट बुक और कोई नहीं है। तो आप बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। ठीक है, एंड कमेंट करके फिर से जरूर बताइएगा गाइस कि आप लोगों को मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है। अगर अच्छा लगता है तो बताइएगा, कोई कमी है तो भी बताइएगा। ठीक है, चलिए अभी इस वीडियो को एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे चैप्टर नंबर 15 के संग। तब तक के लिए धन्यवाद।